भाइयों, डरावनी फिल्म आ गई है। आज हम न्यूजीलैंड की नई डरावनी फिल्म ट्रांसप्लांट लेकर आए हैं। 100 साल से कम उम्र की बच्चियां मुझे जोर से पकड़ लो और साथ में देखो। आवेई एक सर्जरी विभाग का डॉक्टर था। अपनी बेटी के चेहरे पर मौजूद जन्मजात दाग को ठीक करने के लिए उसने चुपके से एक खास तरीका शोध किया। सबसे पहले उसने एक पीले रंग की दवा तैयार की, फिर चूहे के शरीर से त्वचा का एक टुकड़ा निकाला और आखिर में उस पीली दवा को उसमें इंजेक्ट कर दिया ताकि उसकी बेटी आगे चलकर स्वस्थ जिंदगी जी सके। आवेई ने खुद को ही प्रयोग का विषय बनाने का फैसला किया और सीधे चूहे की त्वचा अपने चेहरे पर चिपका ली। कुछ समय बाद दो अलग अलग तरह की त्वचाएं आपस में जुड़ने लगी और धीरे धीरे उसके चेहरे के दाग को ठीक करने लगी। लेकिन आवेई ने जो सोचा भी नहीं था वही हुआ। वह त्वचा उसके मुंह की ओर बढ़ने लगी। घबराहट में आवेई ने तुरंत एक सर्जिकल चाकू उठाया और बिना सोचे मुंह पर एक गहरा चीरा लगा दिया। आखिरकार ऑक्सीजन की कमी के कारण आवेई वहीं बेहोश होकर मर गया। उसकी बेटी शाओ वेई ने अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखी। 10 साल बाद शाओ वेई बड़ी हो चुकी थी। बेहतर अंकों के दम पर उसे न्यूजीलैंड में पढ़ाई का मौका मिला। संयोग से उसकी बुआ भी उसी देश में रहती थी। हवाई जहाज से उतरते ही वह सीधे बुआ के घर पहुंची। बुआ की एक बेटी थी जिसका नाम लिली था, लेकिन लिली को इस कजिन से जरा भी लगाव नहीं था। उसकी नजर में शाओ वेई एक देहाती लड़की जैसी थी। दरअसल शाओ वेई को भी पता था कि उसकी कजिन उसे पसंद नहीं करती। वह गलतफहमी में थी कि दोस्त उसके चेहरे के दाग के कारण उसे बदसूरत समझकर उससे दूरी बना रहे हैं। दोस्तों से अलग थलग न पड़ने के लिए उसने अपने पिता की अधूरी रिसर्च को पूरा करने का फैसला किया। एक दिन क्लास के बाद शाओ वेई लैब में पहुंची। वह जैसे ही पिता की छोड़ी हुई नोटबुक पलट रही थी, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि प्रोफेसर उसके पीछे आ चुका है। शुरू में प्रोफेसर को गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने नोट्स की सामग्री देखी, उसका रवैया तुरंत बदल गया और उसने शाओ वेई को रिसर्च जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसे लगा कि यह एक ऐसा शोध है जो बड़ा अवार्ड दिला सकता है। आखिर में वह शाओ वेई को घर तक छोड़ने भी गया, लेकिन शाओ वेई यह नहीं जानती थी कि प्रोफेसर का भी अपना मकसद था। समय के साथ साथ रिसर्च में कोई प्रगति नहीं हुई और प्रोफेसर का धैर्य भी खत्म होने लगा। उसने शाओ वेई की जगह एक नई छात्रा लाने का फैसला कर लिया और वह नई छात्रा उसकी कजिन की जिगरी दोस्त घुंघराले बालों वाली लड़की थी। लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। घर लौटते वक्त शाओ वेई को अचानक एक बॉटनिकल गार्डन का पोस्टर मिला। उसे याद आया कि पिता की नोटबुक में एक खास रेशमी फूल का जिक्र था। इस फूल में जबरदस्त जीवन शक्ति होती है। अगर इसके तत्वों को प्रयोग में मिलाया जाए तो शायद बड़ी सफलता मिल सकती है। उसी रात शाओ वेई बॉटनिकल गार्डन पहुंची और उस रेशमी फूल की जड़ का एक टुकड़ा काट लिया। फिर वह सीधे लैब गई और उस पर रिसर्च करने लगी। जल्द ही उसने लाल रंग की एक दवा तैयार कर ली। दवा की ताकत परखने के लिए भयानक दर्द सहते हुए उसने अपनी जांघ की त्वचा काट दी और चूहे के शरीर से भी त्वचा का एक टुकड़ा निकाल लिया। इसी दौरान जो प्रोफेसर एक अमीर लड़की को ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसे लैब से आवाजें सुनाई दी। वह उत्सुकता से देखने पहुंचा और सोचा, क्या बगल में भी कोई छात्र ट्यूशन ले रहा है? तभी उसने देखा कि शाओ वेई अपनी जांघ उठाती है और चूहे की त्वचा को स्तंभ पर चिपका देती है। इसके बाद वह दवा इंजेक्ट करने लगती है। तभी एक चमत्कारी दृश्य सामने आता है। दो अलग अलग प्रजातियों की त्वचा आपस में जुड़ने लगती है। जब प्रोफेसर ने देखा कि शाओ वेई का प्रयोग सफल हो गया है, तो उसने बहाना बनाकर उस अमीर लड़की को वहाँ से भेज दिया। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वह अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन वह लड़की गई नहीं, बल्कि छिपकर सब कुछ देखने लगी। उसे गलतफहमी हो गई कि प्रोफेसर शाओ वेई को ट्यूशन पढ़ा रहा है। उसने मोबाइल से उन दोनों की शर्मनाक स्थिति की तस्वीरें खींच ली। उस वक्त प्रोफेसर शाओ वेई की जांघ को देख रहा था। तभी अचानक अमीर लड़की सीधे अंदर घुस आई। उसने झूठ बोला कि वह शाओ वेई को गर्ल्स नाइट के लिए बुलाने आई है और फिर शाओ वेई को जबरदस्ती लेकर लैब से जल्दी निकल गई। लेकिन शाओ वेई अपने पिता की नोटबुक वहीं भूल गई। इस तरह वह नोटबुक प्रोफेसर के हाथ लग गई और अमीर लड़की ने बात को और बड़ा बनाने के लिए तस्वीरें लिली को भेज दी, जिससे लिली को गलतफहमी हो गई कि उसकी कजिन प्रोफेसर को फंसाने की कोशिश कर रही है। लिली को जबरदस्त गुस्सा आ गया। घर पहुंचते ही उसने शाओ वेई के पिता की समाधि तोड़ डाली। दूसरी तरफ अमीर लड़की शाओ वेई को पहाड़ की चोटी पर ले गई, जहां उसने अपना असली चेहरा दिखाया। वह न सिर्फ शाओ वेई को बदसूरत कहकर अपमानित करने लगी, बल्कि उसका मजाक उड़ाया कि वह अच्छे नंबर पाने के लिए अपने शरीर का सौदा करना चाहती है। हालांकि शाओ वेई ने समझाने की
कोशिश की कि वे सिर्फ त्वचा पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अमीर लड़की ने उसकी एक न सुनी और शाओ वेई को अकेला पहाड़ की चोटी पर छोड़कर खुद गाड़ी लेकर चली गई। अमीर लड़की की बातें शाओ वेई के दिल को गहराई से चुभ गई। वह वहीं खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह घर लौटी तो उसने उससे भी ज्यादा दिल तोड़ देने वाला दृश्य देखा। उसके पिता की समाधि पूरी तरह बिखरी हुई थी और इसका कारण बनी लिली वहीं खड़ी होकर लगातार उसका अपमान कर रही थी। बात करते करते लिली ने उसके पिता की समाधि को जमीन पर गिरा दिया। पहले से ही बेहद टूट चुकी शाओ वेई अब पूरी तरह फट पड़ी। दोनों आपस में बुरी तरह भिड़ गयी। जब शाओ वेई ने पलट कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि लिली मर चुकी है। इसी दौरान बुआ का फोन आ गया। वह घर लौट रही थी। अपने हाथ में मौजूद दवा को देखते हुए शाओ वेई ने एक बेहद साहसी फैसला लिया। सबसे पहले उसने चाकू से अपना चेहरा काटा, फिर उसने लिली का चेहरा नोच कर उतार लिया। इसके बाद उसने दवा इंजेक्ट कर दी। कुछ देर तक तड़पने के बाद लिली का चेहरा सफलतापूर्वक शाओ वेई के चेहरे पर ट्रांसप्लांट हो गया। यहाँ तक कि वह जन्म का दाग भी गायब हो गया, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। इसके बाद वह वीडियो देखकर लिली के हाव भाव सीखने लगी। शाओ वेई की इस पूरी तैयारी के बाद वह न सिर्फ बुआ को धोखा देने में सफल रही, बल्कि लिली के बॉयफ्रेंड को भी कोई शक नहीं हुआ। वह अपने इस नए चेहरे के साथ मिली जिंदगी को खूब एंजॉय करने लगी। अब कोई भी उसे नीची नजर से नहीं देखता था और उसे प्यार भी मिल गया था। लेकिन जहाँ सब ठीक लगता है, वहीं अनहोनी भी जल्द ही आ जाती है। एक दिन शाओ वेई लिली के बॉयफ्रेंड के साथ पहाड़ की चोटी पर डेट पर गई। माहौल पूरी तरह रोमांटिक हो चुका था। जब दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी बॉयफ्रेंड ने देखा कि लिली के माथे पर एक दरार पड़ गई है। उस दरार से खून बहने लगा और अगले ही पल चेहरे की खाल नीचे गिर गई। शाओ वेई कुछ समझा पाती उससे पहले ही डर के मारे बॉयफ्रेंड चट्टान से नीचे गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। शाओ वेई ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। घर लौटने के बाद उसने नोटबुक में समाधान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नोटबुक कहीं नहीं मिली। मजबूर होकर उसने प्रोफेसर को फोन किया, लेकिन प्रोफेसर ने कॉल देखते ही काट दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि शाओ वेई आखिर सफल कैसे हुई। जब उसकी नजर नोटबुक में रेशमी फूल के चित्र पर पड़ी तो उसे सब समझ में आ गया। अपने शक को पक्का करने के लिए वह तुरंत बॉटनिकल गार्डन पहुंचा और रिसर्च का बहाना बनाकर मैनेजर से रेशमी फूल तक पहुंच बनवाई। फिर उसकी जड़ का एक हिस्सा सफलतापूर्वक अपने साथ ले गया। उधर शाओ वेई अपने पिता की नोटबुक वापस पाने के लिए फिर से लिली की त्वचा में दवा इंजेक्ट करती है, क्योंकि इस हालत में उसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। इसके बाद वह दोबारा लिली का चेहरा अपने ऊपर चिपका लेती है। लैब पहुंचने के बाद वह नोटबुक ढूंढने लगी, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिली। इसी दौरान प्रोफेसर ने शाओ वेई को फोन किया और घमंड से कहा कि उसे तरीका मिल गया है। बस टेस्ट पूरा होते ही उसे बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। तभी शाओ वेई को प्रोफेसर के असली इरादे समझ में आ गए। चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। निराशा और उलझन के बीच शाओ वेई की नजर नीचे खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की पर पड़ी। उसे याद आया कि प्रोफेसर अक्सर उसे ट्यूशन देता था। तभी उसके दिमाग में एक बेहतरीन योजना आई। वह लिली बनकर सुनहरे बालों वाली लड़की की कार के पास पहुंची और उससे कहा कि घर पर नए कॉस्मेटिक्स आए हैं, साथ में मेकअप ट्राई करने का न्योता दिया। दोस्त के बुलावे पर सुनहरे बालों वाली लड़की ने मना नहीं किया। जल्द ही दोनों लिली के घर पहुँच गयी, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लिली सीधे इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाकर उसे मारने वाली है। किस्मत से वह बच निकली और भागकर आंगन में चली गई, लेकिन दरवाजा पहले ही शाओ वेई ने लॉक कर दिया था। घबराहट में वह स्विमिंग पूल में छिप गई। इस वक्त शाओ वेई हाथ में ड्रिल लेकर उसे ढूंढ रही थी। अचानक पूल में उठते बुलबुलों ने उसका ध्यान खींच लिया। उसे समझ आ गया कि सुनहरे बालों वाली लड़की पूल में छिपी है। उसे मारने के बाद शाओ वेई ने उसके चेहरे की ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही वह लिली का चेहरा उतार रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर पता चला कि पड़ोसी आए थे। सुनहरे बालों वाली लड़की का चेहरा ट्रांसप्लांट करने के बाद शाओ वेई मोबाइल के सामने उसकी हरकतों की नकल करने लगी। फिर खुशी खुशी उसने अपने पिता से कहा कि वह सफल हो गई है। लेकिन उसी वक्त दो पुलिस अफसर अचानक आ पहुँचे। वे लिली के लापता होने की जांच कर रहे थे और शाओ वेई से पूछने लगे कि क्या उसने हाल ही में लिली को देखा है। घबराई हुई शाओ वेई ने कपड़े बदलने का बहाना बनाया और जल्दी से लाश को कमरे में छिपा दिया। अच्छी बात यह रही कि पुलिस सिर्फ दरवाजे पर ही पूछताछ करके चली गई। कमरे के अंदर जांच नहीं की। उन्होंने शाओ वेई को अपना कॉन्टैक्ट कार्ड दिया और कहा कि
अगर लिली का कोई पता चले तो उनसे संपर्क करे। इतना कहकर वे चले गए। सबूत पूरी तरह मिटाने के लिए शाओ वेई ने अंधेरा होते ही दोनों लाशों के टुकड़े कर दिए, धड़ को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और हाथ पैर पालतू कुत्ते को खिला दिए। इसके बाद जब वह सुनहरे बालों वाली लड़की का मोबाइल देख रही थी तो उसे एक चौंकाने वाली चीज मिली, एक तस्वीर जिसमें प्रोफेसर उसकी जांघ को घूर रहा था। वह पहले ही सुनहरे बालों वाली लड़की का रूप लेकर प्रोफेसर के करीब जाना चाहती थी ताकि मौका पाकर नोटबुक वापस ले सके, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसने वह आपत्तिजनक तस्वीर सीधे पुलिस को भेज दी और साथ ही प्रोफेसर पर छात्रा से अवैध संबंध रखने की शिकायत कर दी। जैसा सोचा था अगले ही दिन प्रोफेसर को पुलिस उठा ले गई। इसी मौके का फायदा उठाकर शाओ वेई प्रोफेसर के घर पहुंची और नोटबुक ढूंढने लगी, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। कुछ ही समय बाद प्रोफेसर रिहा हो गई। उसे समझ आ गया कि ऐसी बदनामी के बाद अब स्कूल में टिकना नामुमकिन है। उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह रिसर्च में लग गई। 2 मिनट से भी कम समय में उसने दवा तैयार कर ली और तुरंत उसका परीक्षण शुरू किया। दवा इंजेक्ट करते ही 2 अलग अलग त्वचाएं आपस में जुड़ने लगी। उसका अनुमान सही निकला। प्रोफेसर बेहद खुश हो गई। उसने यह खुशखबरी सुनहरे बालों वाली लड़की को दी और उसे घर पर ट्यूशन के लिए बुलाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह लड़की अब असल में शाओ वेई बन चुकी है। जब प्रोफेसर ड्रिंक बना रही थी तभी शाओ वेई की नजर दराज में बने एक गुप्त खाने पर पड़ी। उसने उसे खोला। अंदर नोटबुक तो नहीं थी, लेकिन उसे प्रोफेसर की दवा मिल गई। यही उसे चाहिए था, क्योंकि उसकी अपनी दवा अब लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उसने सिर दर्द का बहाना बनाया और प्रोफेसर के घर से निकल गई। अपने शोध की चोरी का बदला लेने के लिए शाओ वेई ने प्रोफेसर की छाती पर त्वचा का एक टुकड़ा चिपका दिया, लेकिन उसमें जो दवा इंजेक्ट की गई वह पीली रंग की थी। यह वही असफल दवा थी जो कभी उसके पिता ने तैयार की थी। प्रोफेसर की लगातार चीखें सुनकर शाओ वेई खुशी से हंसने लगी। दवा ने बहुत जल्दी असर दिखाया। दयालु बनने का नाटक करते हुए शाओ वेई ने प्रोफेसर को दम घुटने से बचाने के लिए एक स्ट्रॉ लगा दिया, लेकिन जैसे ही शाओ वेई खुद पर इतराने लगी तभी पड़ोसी अंदर घुस आई। असल में प्रोफेसर की चीखें उसे यहाँ तक खींच लाई थी। शाओ वेई ने उसे भी मारने का फैसला किया, लेकिन पड़ोसी भाग निकली और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। शाओ वेई फौरन सामान समेटकर भागने की तैयारी करने लगी, जबकि प्रोफेसर चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाओ वेई सड़क तक पहुंची, पुलिस की गाड़ी ने उसे घेर लिया। वह घबराकर एक मेट्रो स्टेशन की ओर भागी। संयोग से वहाँ एक बेघर आदमी सो रहा था। पकड़े जाने से बचने के लिए वह सीधे उसके सीने से चिपक गई, लेकिन तभी दवा से भरी शीशी नीचे गिरकर टूट गई। अगले ही पल दोनों के शरीर आपस में जुड़ने लगे। डर के मारे हालत खराब हो गई। कहानी के अंत में शाओ वेई पुलिस से तो बच निकली, लेकिन वह खुद एक भयानक और बदसूरत राक्षस में बदल चुकी थी।